मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल हायर मैथ्स फॉर द बिगिनर्स में। आज हम देखेंगे कि एमएस एक्सेल के माध्यम से हम अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं। याद करो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में आप जानते हैं, स्कूल के दिनों में भी आप पढ़ चुके हैं। लेकिन वहां पर सारा काम आपको मैनुअली करना होता था, घंटों इसमें समय लगता था और गलती होने की संभावनाएं भी अपार रहती थी। एमएस एक्सेल के माध्यम से ये सभी काम चुटकी में कैसे हो जाता और गलती होने की भी संभावना नहीं रहती। इसके लिए हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। मान लो कि ये एग्जाम्पल है, किसी क्लास में 50 स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशंस में जो मार्क्स लाया उसके मार्क्स को हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर हर रो में 10 एंट्रीज है और यहाँ 5 रोज हैं। तो आप 50 डेटा यहाँ पर आपके पास है और हर डेटा किसको इंडिकेट करता है? प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा लाया गया मार्क्स। अब आप याद कीजिए, यहाँ हम लोग क्या क्या काम करेंगे। सबसे पहले एमएस एक्सेल को यूज करना है तो सबसे पहले उस डेटा सेट को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर आपका सारा डेटा दिया हुआ है। फिर हम रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने के लिए क्या करना है? दिए हुए डेटा सेट्स में मिनिमम वैल्यूज और मैक्सिमम वैल्यूज का पता लगाना। फिर अपनी सुविधानुसार हम क्लास इंटरवल डिसाइड करते और यहाँ पर एक नया काम जो करते हैं, जो स्कूल के दिनों में मैनुअल करते समय नहीं करते थे, कि स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला काउंट इफ्स का यूज करते हैं। आज हम देखेंगे कि काउंट इफ्स का यूज करने में क्या सावधानी करनी चाहिए। और फिर इसी फॉर्मूला को हम हर क्लास के बगल में, मतलब फ्रीक्वेंसी कॉलम में लिख डालते हैं। सो आपका पहला काम होता है डेटा को एक कॉलम में इंसर्ट करना। तो समझ लो कि अगर आपके पास 50 स्टूडेंट्स हैं, आपने A1 से डालना शुरू किया, एक ही कॉलम में सारा है, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? A1 से लेकर A50 तक। नेक्स्ट काम आपका होता है कि रेंज निकालना। रेंज कैसे निकलेगा? जब आपका मिनिमम वैल्यूज और मैक्सिमम वैल्यूज दिया हुआ है। मिनिमम वैल्यूज के लिए हम फॉर्मूला यूज करते MIN अंडर ब्रैकेट A1 डबल डॉट A50, क्योंकि दिया हुआ क्वेश्चंस में हमारा डेटा A1 से A50 तक है। उसी तरह से मैक्सिमम के लिए आप क्या करेंगे? वैल्यू निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करते A1 से A50। और फिर आप यहाँ पर देखो, जब आप इस क्वेश्चंस के लिए डालते हैं तो आपको वैल्यू मिलता है 2। मतलब दिए हुए क्वेश्चंस में मिनिमम वैल्यूज है 2। फिर जब आप मैक्सिमम का फॉर्मूला यूज करते तो आपको मिलता है 50। मतलब आपका टोटल वैल्यू मैक्सिमम 50 है। इस तरह से हालांकि रेंज हम कर सकते 48। इसी को राउंड ऑफ कर दीजिए और 5 भाग में बांट दीजिए। तो हम यहाँ पर 5 क्लास कंसीडर करते और हर क्लास का वेट हमारा 10 रहेगा। इसे आप अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग भी रख सकते। तो ध्यान से देखो, हमारा क्लास हुआ 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब हम फर्स्ट क्लास में क्या लिखेंगे, यही ध्यान देना है। ध्यान रखिए, काउंट टिप्स के फॉर्मूला के लिए पहले ब्रैकेट के अंदर में A1 डबल डॉट A50। यह क्या इंडिकेट करता है? क्योंकि दिए हुए क्वेश्चंस में डेटा आपका A1 से A50 तक फैला हुआ है। फिर लोअर लिमिट के लिए आपका कंडीशंस क्या रहता है? इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लोअर लिमिट 0। लेकिन ओवरलैपिंग क्लास के लिए अपर लिमिट 10 जो है वो यहाँ नहीं इंसर्ट होकर के सेकंड ग्रुप में आएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ लेस देन 10 यूज करते हैं, ना कि लेस देन इक्वल्स टू। स्टूडेंट, ये आपको माइंड करने की बात है। A1 डबल डॉट A50 मिनिमम लिमिट के लिए हमारा फॉर्मूला होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बट अपर लिमिट के लिए फॉर्मूला होगा जस्ट लेस देन 10। और ध्यान से देखो, इसका वैल्यू कितना है? 4। उसी तरह से सेकंड के लिए यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 एंड लेस देन 20, इसका वैल्यूज कितना है? 6। इसी प्रकार आप थर्ड क्लास के लिए, फोर्थ क्लास के लिए, फिफ्थ क्लास के लिए, सभी के लिए आपने लिखा और ये कितना वैल्यूज आ गया? 30। यहाँ पर एक मार्क करने वाली बात है, आप सभी का टोटल कर लें। 4 + 6 10 + 13 23 प्लस दिस 35 + 13 48 ही आ रहा है। टू वैल्यूज कहाँ गया जबकि हमारे पास 50 स्टूडेंट्स था? तो आप माइंड करेंगे कि आपका कुछ वैल्यूज 50 भी था जो कि यहाँ पर भी नहीं आया, वो कहीं पर भी नहीं आ रहा है।
और वो आ रहा है जब आप एक नया टेबल कॉलम कंसीडर करते हो 50 to 60 का। यहाँ पर आपका दो ठो वैल्यू है जिसका कि मान 50 के बराबर है। तो इस प्रकार से कंटिन्यूअस डेटा के नाम से ओवरलैपिंग क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका इस प्रकार से होगा। ठीक है। फिर अगर इसी को आप नॉन ओवरलैपिंग करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारा क्लास होगा 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40। यहाँ फर्स्ट क्लास के लिए आपका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 10। यहाँ पर ध्यान रखिए, अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोग इक्वल टू मैक्सिमम अपर लिमिट नहीं लिखे थे, यहाँ पर सिर्फ लेस देन 10 लिखे थे। लेकिन जब आपका नॉन ओवरलैपिंग क्लास रहेगा, मतलब 10 भी इसी में रहना चाहिए, तो आपका क्लास हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 10, और इसका वैल्यूज कितना है, 6। उसी तरह से सेकंड क्लास के लिए आपका फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लोअर लिमिट 11 बट लेस देन इक्वल्स टू अपर लिमिट 20। और इसका वैल्यू आप देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हैं, इट इज योर सेल्फ। जल्दी से बतलाइए, थर्ड क्लास के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21 बट लेस देन इक्वल्स टू 30 विच कम्स टू 14। फिर यहाँ पर देख लो क्या आ रहा है, इट इज योर 11। एंड फाइनली 41 to 50 में क्या आ रहा है, इट इज योर 12। स्टूडेंट आप ना ये वेरीफाई कर सकते हैं ओवरलैपिंग में और नॉन ओवरलैपिंग में फ्रीक्वेंसी क्यों अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर आपका अपर लिमिट इंक्लूड हो रहा है, प्रीवियस एग्जाम्पल में इंक्लूड नहीं हो रहा था। तो इस तरह से नॉन ओवरलैपिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इतना होता है। अब यहाँ माइंड कर सकते हो कि फ्रीक्वेंसी कॉलम में जो वैल्यूज हैं, इसमें और ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग में क्यों अंतर है। इस तरह से हम लोग एम एस एक्सेल के फॉर्मूला को यूज करते हुए बहुत ही आसानी से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल रहता है। थैंक यू।